सोचिए, एक तरफ दुनिया की सबसे भव्य अरबों की लागत से बनी एक शानदार इमारत खड़ी हो रही है। उस पर सुनहरी रोशनी पड़ रही है, चारों तरफ जश्न का माहौल है। पर ठीक उसी इमारत की परछाई में बैठे एक आम इंसान के पास अपनी छोटी सी रसोई का चूल्हा जलाने के लिए एक माचिस तक नहीं है। ये वाकई बहुत तकलीफदेह तस्वीर है ना? मतलब बाहर ऐतिहासिक जीत के नारे गूंज रहे हैं और अंदर भूख से उपजा एक खौफनाक सन्नाटा है। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम ठीक उसी खतरनाक बिंदु पर जा रहे हैं जहां इतिहास और भूख आमने सामने आकर पूरी ताकत से टकराते हैं। और ये एक ऐसा टकराव है जो किसी भी संवेदनशील इंसान को भीतर तक झकझोर सकता है। देखिए, ये दृश्य सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि ये हमारे आसपास के समाज की एक ऐसी जमीनी और कड़वी हकीकत है जिसे अक्सर बहुत ही चतुराई से बड़े बड़े नारों के शोर के नीचे दबा दिया जाता है। बिल्कुल सही कहा। जब भव्यता का आभा मंडल बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो उसमें बुनियादी जरूरतें अक्सर अदृश्य हो जाती हैं। हाँ, और इसी अदृश्य हकीकत को पूरी ताकत से सामने लाने का काम किया है हमारे आज के श्रोता ने। आज हम अविरल गुप्त द्वारा रचित एक बेहद प्रभावशाली, बेबाक और गहराई से सोचने पर मजबूर कर देने वाली हिंदी कविता का विश्लेषण करने जा रहे हैं जी, जिसका शीर्षक है राम के नाम पर। और इसके साथ ही हम इस बात पर भी गौर करेंगे कि ये कविता हम तक एडुवर्स 14 नामक एक YouTube चैनल के माध्यम से पहुंची है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। सही बात है। आजकल डिजिटल माध्यम बहुत जरूरी हो गए हैं। हाँ, और इससे पहले कि हम इस चर्चा की गहराइयों में उतरें, एक बात मैं यहाँ बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। हम यहाँ किसी राजनीतिक दल का घोषणा पत्र नहीं पढ़ रहे हैं। बिल्कुल नहीं। नहीं किसी विचारधारा का पक्ष ले रहे हैं, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इस कविता के लेंस से समाज की उस कड़वी हकीकत को समझना है जिसे कवि ने सामने रखा है। ये स्पष्टता बहुत आवश्यक है। हाँ, क्योंकि देखिए, जब भी धर्म, राजनीति और अर्थव्यवस्था एक ही वाक्य में आते हैं तो भावनाएं भड़कना बहुत स्वाभाविक है। पर हमारा काम यहाँ एक विश्लेषक का है। राइट। इस कविता का मूल स्वर किसी एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये उस पूरी व्यवस्था पर एक तीखा प्रहार है जहां आस्था के नाम पर किए जाने वाले विशाल वादों और एक आम इंसान की रोजमर्रा की आर्थिक जद्दोजहद, उसके बीच की खाई, हाँ, उसके बीच एक बहुत गहरी खाई पैदा हो गई है। ये कविता पूछती है कि जब महान सांस्कृतिक दावों और घर के बजट के बीच युद्ध होता है तो जीत किसकी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो चलिए सीधे इस कविता के पहले प्रहार पर चलते हैं। शुरुआत में ही कवि ने एक ऐसा विरोधाभास खड़ा किया है जो सीधे दिमाग पर चोट करता है। पंक्तियां हैं, कहते हैं जो राम को लाए हैं वो युग के सबसे बड़े उपाय हैं। इतिहास बदलने निकले थे पर रसोई तक हार आए हैं। क्या बात है। इतिहास बदलना और रसोई तक हार आना, यहाँ ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक ही वाक्य में दो बिल्कुल विपरीत दुनियाओं को लाकर खड़ा कर दिया गया है। सही कहा। एक तरफ है इतिहास, यानी कुछ ऐसा विशाल जो सदियों तक याद रखा जाए, जो टेक्स्ट बुक्स में दर्ज हो, और दूसरी तरफ है रसोई, घर का वो सबसे छोटा, सबसे साधारण कोना। इस विरोधाभास की गहराई को समझने के लिए ना, हमें मानव मनोविज्ञान और समाज शास्त्र को एक साथ देखना होगा। कवि यहाँ विशाल और सूक्ष्म के बीच का फासला दिखा रहा है। अब देखिए, इतिहास बदलना एक अमूर्त विचार है। हाँ। यह एक सामूहिक गौरव का हिस्सा है जिसे कोई व्यक्ति छूकर नहीं देख सकता। हाँ, बस महसूस कर सकता है। बिल्कुल, ये एक वैचारिक नशा है। लेकिन रसोई पूरी तरह से भौतिक है। रसोई का यथार्थ बहुत क्रूर होता है। सही बात है। वहां अगर अन्न का दाना नहीं है तो दुनिया का कोई भी महान ऐतिहासिक दावा उस पेट की आग को शांत नहीं कर सकता। कवि ने बहुत ही बारीकी से ये स्थापित किया है कि कैसे बड़ी उपलब्धियों का डिंढोरा पीटने वाली व्यवस्था सबसे छोटी और सबसे महत्वपूर्ण इकाई यानी परिवार के भरण पोषण में पूरी तरह विफल हो जाती है। बिल्कुल। यहाँ मैं एक बड़ा रोचक उदाहरण देना चाहूंगी। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी ने दुनिया की सबसे महंगी और शानदार कार खरीद ली हो। अच्छा। लेकिन उसमें डालने के लिए उसके पास पेट्रोल ही ना हो। वाह, ये बहुत सटीक उदाहरण है ना? तो यहाँ मैं थोड़ा रुककर एक सवाल भी पूछना चाहूंगी। क्या ये इतना आसान है? मतलब क्या ऐतिहासिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का जश्न अक्सर जमीनी और बुनियादी जरूरतों को ढक देता है? क्या सिर्फ दाल रोटी से कोई सभ्यता महान बन सकती है? ये एक बहुत ही शानदार और जटिल सवाल है। देखिए, ये सच है कि किसी भी सभ्यता को एक सूत्र में बांधने के लिए महान प्रतीकों और ऐतिहासिक गौरव की आवश्यकता होती है।
इंसान सिर्फ रोटी पर जिंदा नहीं रहता, उसे एक पहचान चाहिए होती है। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब वो गौरव उस रोटी का विकल्प बनने लगता है। विकल्प बनने लगता है, सही कहा। इतिहास गवाह है कि जब भी शासक वर्ग जमीनी समस्याओं का समाधान करने में विफल होता है तो वो भव्य इमारतों और बड़े युद्धों का सहारा लेता है ताकि जनता का ध्यान भटकाया जा सके। ये एक स्थापित राजनीतिक उपकरण है ध्यान भटकाने के लिए। बिल्कुल। कवि यहाँ सांस्कृतिक गौरव का विरोध नहीं कर रहा है, वो उस असंतुलन पर सवाल उठा रहा है जहाँ बाहर मंदिर की ऊंची सीढ़ी पर जय जय के नारे गूंज रहे हैं और ठीक उसी समय घर की खाली कढ़ाई में सपनों के धुएं उठ रहे हैं। एग्जैक्टली। खाली कढ़ाई में जब कुछ पकाने को नहीं होता तो सिर्फ वो धुआं उठता है जो उन सपनों के जलने का प्रतीक है। जब एक परिवार भूखा सोता है तो उसके लिए वो सारा सांस्कृतिक गौरव अर्थहीन हो जाता है। सपनों के धुएं सूंघना ये एक इतनी तकलीफदेह और यथार्थवादी तस्वीर है कि इसके आगे हर नारा फीका पड़ जाता है। और यहीं से ये सवाल उठता है कि अगर ज़मीनी हकीकत इतनी भयावह है तो फिर ये पूरी व्यवस्था अपनी इस विफलता को छिपाती कैसे है? वो कौन सा तरीका है जिससे इस खाली कढ़ाई के सच को ढका जाता है? और इसका जवाब हमें कविता के अगले हिस्से में मिलता है। जी। कवि कहता है, मंचों पर गाथा गाते हैं, अपने ही ढोल बजाते हैं, जनता पूछे दाल का भाव तो आंकड़े नए सुनाते हैं। हाँ। ये हिस्सा मेरी समझ में सबसे ज्यादा चुभने वाला है, जब जनता एक बहुत ही सीधा और बुनियादी सवाल पूछ रही है, दाल का भाव क्या है? सही बात है। तो जवाब में दाल को सस्ता करने की बात नहीं होती, बल्कि कुछ नए स्टैटिस्टिक्स, नए आंकड़े फेंक दिए जाते हैं। तो क्या पेट खाली होने पर आंकड़े किसी का पेट भर सकते हैं? यहीं पर व्यवस्था का सबसे चालाक रूप सामने आता है। ये आंकड़ों का मायाजाल है। इसे समझने के लिए हमें मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमी के बुनियादी अंतर को समझना होगा। जब कोई सत्ताधारी मंच से नए आंकड़े सुनाता है तो वो झूठ नहीं बोल रहा होता। अच्छा। हाँ, वो बताता है कि देश का जीडीपी यानी कुल उत्पादन बढ़ रहा है, विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर है, शेयर बाजार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। बिल्कुल, ये सब व्यापक स्तर पर यानी मैक्रो लेवल पर सच हो सकता है। लेकिन जब हम माइक्रो स्तर पर आते हैं यानी एक साधारण इंसान की खरीदने की क्षमता पर, तो हकीकत बिल्कुल उलट होती है। यानी आम आदमी की जेब पर। सही पकड़ा आपने। अर्थव्यवस्था बढ़ रही है लेकिन धन का वितरण इतना असमान है कि वो आम आदमी की जेब तक पहुंच ही नहीं रहा। जब वो बाजार जाता है तो उसे दाल उसी महंगी कीमत पर मिलती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक समाज में आंकड़े यानी स्टैटिस्टिक्स समस्या का समाधान करने के बजाय असलियत से ध्यान भटकाने का एक टूल बन गए हैं? एकदम सही। आंकड़े एक तरह का मनोवैज्ञानिक हथियार ही बन गए हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति अपनी आर्थिक तंगी से परेशान होकर सवाल उठाना चाहता है तो उस पर भारी भरकम आंकड़ों का ऐसा पहाड़ गिरा दिया जाता है कि वो खुद को ही अज्ञानी महसूस करने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद उसी में कोई कमी है। बिल्कुल। उसे लगता है देश तो तरक्की कर रहा है, मैं ही इस तरक्की का हिस्सा नहीं बन पा रहा। और कवि इस धोखे को और भी पुख्ता करने के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल कैसे करता है, ये अगली पंक्तियों में दिखता है। हाँ, झंडों की छाया गहरी है, वादों का अंबर फैला है, पर चूल्हे के बुझती लपटों में सच का चेहरा मैला है। वाह। इन पंक्तियों में झंडों की छाया का जिक्र बहुत ही गहरा है। आमतौर पर झंडे फहराने चाहिए, उन्हें रोशनी और आजादी का प्रतीक माना जाना चाहिए। सही बात है। लेकिन यहाँ कवि ने झंडों की छाया को गहरा बताया है। यानी झंडे इतने बड़े हो गए हैं कि उन्होंने उस छोटी सी रसोई की रोशनी को भी पूरी तरह से ढक लिया है। बड़े वादों के उस विशाल आसमान के नीचे एक आम इंसान का सच, उसकी भूख, उसका संघर्ष सब मैला और धुंधला पड़ गया है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। जब झंडे बहुत बड़े हो जाते हैं ना, तो उनके नीचे खड़े आम इंसान अक्सर बौने हो जाते हैं। और यहीं से ये कविता अपने सबसे संवेदनशील, सबसे गहरे और वैचारिक केंद्र में प्रवेश करती है। ये वो बिंदु है जहां कवि सिर्फ अर्थव्यवस्था पर नहीं रुकता, बल्कि वो सीधे उस आस्था के मूल स्वरूप पर सवाल उठाता है जिसका राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। राइट। कवि याद दिलाता है कि जिस राम के नाम पर ये सारे बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, असल में उनका चरित्र क्या था। पंक्तियां हैं, राम तो वन में भी रहकर जन जन का दुख सहते थे, आज राम के नाम पे कितने अपने महल गाड़ लेते हैं। ये तुलना वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। एक तरफ वो आदर्श है जिसने सत्ता, राजमहल और सारे सुख सुविधाओं को छोड़कर 14 साल का वनवास चुना ताकि वो आम लोगों के दुख दर्द को करीब से समझ सके। त्याग उनका सबसे बड़ा आभूषण था। बिल्कुल। और दूसरी तरफ आज का यथार्थ है
जहां उसी त्याग की मूरत का नाम लेकर, उसी नाम को एक सीढ़ी बनाकर लोग अपने लिए महल गढ़ रहे हैं। यानी वो सत्ता हासिल कर रहे हैं, अपनी व्यक्तिगत संपत्तियां बढ़ा रहे हैं। सही कहा आपने। ये तो कुछ ऐसा हो गया जैसे किसी महान विचारक की एक बहुत ही प्रेरणादायक किताब हो। उस किताब का कवर बहुत ही सुंदर और चमचमाता हुआ हो। लोगों ने उस कवर को भारी कीमत चुकाकर खरीद तो लिया, उसे अपने घर में सजा भी दिया, उसके आगे सिर भी झुका लिया, लेकिन उसके अंदर के पन्ने किसी ने कभी पलट कर ही नहीं देखे। वाह! राम का नाम वो चमचमाता कवर बन गया है जिसे सब दिखाते हैं, लेकिन राम के जो आदर्श हैं, जो अंदर के पन्ने हैं, उन्हें पढ़ने की फुर्सत किसी के पास नहीं है। ये किताब के कवर का रूपक इस पूरी व्यवस्था की विडंबना को ना बहुत ही सटीकता से सामने लाता है। देखिए, इसे हम समाजशास्त्र की भाषा में आस्था का बाजारीकरण या कमोडिफिकेशन कहते हैं। अच्छा। धर्म का मूल उद्देश्य हमेशा से समाज को एक नैतिक दिशा देना, कमजोर वर्ग की रक्षा करना और एक समानता भरा ढांचा तैयार करना रहा है। लेकिन जब धर्म का राजनीतिकरण हो जाता है ना, तो वो अपनी आत्मा खो देता है और महज एक ब्रांड बन जाता है। एक ब्रांड? हाँ, एक ऐसा ब्रांड जिसका इस्तेमाल चुनाव जीतने और आर्थिक विफलताओं को छुपाने के लिए किया जाता है। और जैसे कवि ने लिखा है, राम के नाम पर बस नारे ही उग पाए हैं। नारे ही उग पाए हैं। जब जमीन पर विकास की फसल नहीं उगती, खेत सूखे रह जाते हैं, तो उस खालीपन को भरने के लिए सिर्फ खोखले नारे ही उगाए जाते हैं। लेकिन देखिए, नारों की गूंज कितनी भी तेज क्यों ना हो, एक न एक दिन वो शांत जरूर होती है। बिल्कुल। और जब शोर थमता है तो खाली पेट की आवाज सबसे तेज सुनाई देती है। इस कविता का अंत एक ऐसे ही सीधे और निर्मम सवाल से होता है जो किसी भी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर सकता है। जी। कवि कहता है, सोच रहा हूं चुप बैठा ये कैसा धर्म निभाया है, जो राम को लाने निकले थे वो तेल भी न ला पाया है। उफ, ये बहुत गहरी लाइन है। राम और तेल, ये एक ऐसा विरोधाभास है जो दिमाग को सुन कर देता है। एक तरफ पूरे ब्रह्मांड के नायक, सदियों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र, और दूसरी तरफ सरसों का तेल। सही कहा। रसोई में इस्तेमाल होने वाली सबसे साधारण, सबसे बुनियादी रोजमर्रा की चीज। अगर हम इस पूरी गहन चर्चा का सार एक जगह समेटना चाहें ना, तो वो इन अंतिम पंक्तियों में मौजूद है। ये कविता अपने चरम पर पहुंचकर आस्था के सबसे बड़े प्रतीक और इंसान की सबसे बुनियादी भौतिक जरूरत को बिल्कुल आमने सामने बिना किसी पर्दे के लाकर खड़ा कर देती है। यहाँ धर्म निभाने का एक बहुत ही व्यापक अर्थ पूछा जा रहा है। क्या धर्म का मतलब सिर्फ मूर्तियां स्थापित करना या जुलूसों में जयकारे लगाना है, या राजधर्म का असली मतलब यह है कि समाज का अंतिम व्यक्ति भी भूखा ना सोए? सही बात है। जो व्यवस्था आसमान से तारे तोड़ लाने के दावे कर रही थी, वो बाजार से एक आम नागरिक के लिए सस्ता तेल तक नहीं ला पा रही है। ये महज आर्थिक विफलता नहीं है, ये एक गहरे नैतिक पतन की तस्वीर है। बिल्कुल। इस पूरी कविता की बुनावट, इसकी गहराई और इसके मारक शब्दों ने वाकई सोचने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन यहाँ एक और आयाम है जिस पर चर्चा करना उतना ही महत्वपूर्ण है। वो है इस विचार के हम तक पहुंचने का माध्यम। अच्छा, हाँ। देखिए, हम ये जो कविता आज डिस्कस कर रहे हैं, ये हमें किसी पुरानी धूल भरी साहित्यिक पत्रिका से नहीं मिली है। नहीं, ये किसी बड़े न्यूज चैनल पर पढ़ी गई है। सही कहा आपने। ये हमारी स्रोत के अनुसार एड्यूवर्स 14 नामक एक डिजिटल मंच यानी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम तक पहुंची है। एक ऐसा चैनल जहां नीचे लोग कमेंट करते हैं और अपील की जाती है कि लाइक, शेयर और कमेंट करें। ये एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है और ये इस बात को रेखांकित करता है कि आज के डिजिटल युग ने सामाजिक और राजनीतिक विमर्श की पूरी दिशा ही बदल कर रखती है। अगर हम इतिहास में पीछे जाएं तो पाएंगे कि जब भी सत्ता शक्तिशाली होती है तो वो सबसे पहले सूचना के माध्यमों पर नियंत्रण करती है। राइट। एक समय था जब ऐसी गंभीर व्यवस्था की पोल खोलने वाली कविताएं केवल कुछ चुनिंदा बुद्धिजीवियों के बीच या किसी कॉफी हाउस तक ही सीमित रह जाती थीं। आम जनता तक उनकी पहुंच लगभग ना के बराबर थी। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल अलग है। क्या हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेट और ये डिजिटल मंच आज के समय का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली नुक्कड़ बन गए हैं? बिल्कुल, नुक्कड़ वही सही शब्द है। जहां कोई भी साधारण इंसान खड़ा होकर अपनी बात कह सकता है और वो बात बिना किसी बड़े चैनल की मोहताजी के सीधे लाखों करोड़ों लोगों के मोबाइल स्क्रीन तक पहुंच जाती है। सही बात है। यहाँ एक बहुत ही विरोधाभास देखने को मिलता है।
एक तरफ कविता में उन बड़े मंचों की आलोचना की गई है जहां से सिर्फ एक तरफा संवाद होता है, जहां सत्ताधीश मंचों पर गाथा गाते हैं और जनता केवल सुनती है। और दूसरी तरफ ये कविता स्वयं एक ऐसे माध्यम से हम तक आ रही है जो पूरी तरह से दो तरफा और इंटरैक्टिव है, जहां लोग केवल श्रोता नहीं हैं, वो कमेंट कर सकते हैं, उस विचार को शेयर कर सकते हैं। ये माध्यम अपने आप में उस एक तरफा सत्तावादी मंच को ना एक बहुत बड़ी चुनौती दे रहा है। इस डिजिटल क्रांति ने आलोचना का पूरी तरह से लोकतांत्रिकरण कर दिया है। डेमोक्रेटाइजेशन। हाँ, एडुवर्स 14 जैसे चैनल महज मनोरंजन नहीं परोस रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी वैचारिक शून्यता को भर रहे हैं। जब एक साधारण सा इंसान जो दिन भर की मेहनत के बाद घर लौटकर ऐसी कविता सुनता है तो उसे लगता है कि उसकी अपनी पीड़ा को किसी ने शब्द दे दिए हैं। एग्जैक्टली, उसे लगता है कि वो अकेला नहीं है जो उस खाली कढ़ाई को देखकर परेशान है। ये जुड़ाव ही इन डिजिटल मंचों की सबसे बड़ी ताकत है। तो इस पूरी यात्रा को अगर हम एक जगह समेटने की कोशिश करें, हमने शुरुआत की थी एक विशाल चकाचौंध कर देने वाले सुनहरे दरवाजे से। हाँ। और उसके ठीक पीछे मौजूद एक खाली, सूनी और भुजी हुई रसोई से। अविरल गुप्त की ये कविता राम के नाम पर उसी खाली रसोई का दरवाजा पूरी ताकत से खोलकर हमें अंदर की उस हकीकत से रूबरू कराती है जिससे हम अक्सर नजरें जुड़ा लेना चाहते हैं। ये साफ हो गया है कि ये केवल महंगाई या दाल तेल की शिकायत भर नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा दार्शनिक बात कह रही है। बिल्कुल। देखिए, ये कविता मूल रूप से हर नागरिक से ये सवाल करती है कि किसी भी युग या समाज की सफलता का असली पैमाना आखिर क्या होना चाहिए। क्या समाज की सफलता केवल इस बात से तय होगी कि उसने कितने भव्य ऐतिहासिक प्रतीक खड़े किए हैं, या इतिहास की किताबों में कितने दावे किए हैं? हाँ। या फिर सफलता का असली पैमाना वो छोटी सी रसोई होनी चाहिए जहां हर दिन बिना किसी खौफ के चूल्हा जल सके। ये कविता अमूर्त प्रतीकों बनाम ठोस यथार्थ की एक लड़ाई का दस्तावेज है। और ये लड़ाई शायद तब तक खत्म नहीं होगी जब तक वादों के उस विशाल अंबर और जमीन पर चूल्हे की बुझती लपटों के बीच का ये फासला कम नहीं होता। सही बात है। तो आज की इस गहरी और झकझोर देने वाली चर्चा को विराम देने से पहले हम सभी के विचार के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ना चाहते हैं। जी। जो बातें हमने आज इस स्रोत से समझी, अगर उसके आगे हम सोचें, जब कोई समाज अपनी रोजमर्रा की सबसे बुनियादी जरूरतों के ऊपर अमूर्त जीत और प्रतीकात्मक उपलब्धियों को बहुत ज्यादा महत्व देने लगता है, तो क्या वो अनजाने में अपनी ही जड़ों को खोखला नहीं कर रहा होता है? ये सोचने वाली बात है। क्या भव्यता की उस अंधाधुंध चमक में अपनी ही जमीनी हकीकत को पूरी तरह नजरअंदाज कर देना किसी भी समाज के भविष्य के लिए एक टिकाऊ मॉडल हो सकता है? जरा याद कीजिए उस विशाल सुनहरे दरवाजे को। अगर हम सिर्फ उस दरवाजे को बाहर से चमकाने में अपनी सारी ताकत झोंक देंगे, तो क्या हम कभी वो सुरक्षित घर बना पाएंगे जिसकी हमने कल्पना की थी, या फिर पीछे सिर्फ एक खाली आंगन और एक बुझा हुआ चूल्हा ही रह जाएगा? बहुत ही गहरा सवाल है। इस सवाल के साथ हम आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।